प्यारे बच्चों, कैसे हैं? यूसीआई करारा लाइव में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे और आपने उसे देखा होगा, और उसमें कुछ लोगों ने कहा है कि हमें उसमें कुछ डाउट है, तो उसमें हम उस क्वेश्चन को अब आगे की तरफ करेंगे। इसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हमारा एक नया टॉपिक है जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र। तो उसको हम लोग आज शुरू करने की प्रयास करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र, क्या बोलते हैं बेटा इसे? डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। ये हमारे बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का पूरा सिस्टम श्रृंखला का पहला हिस्सा है, जिसमें हमें 7 से 8 सिस्टम पढ़ने हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, और आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंटेगुमेंट्री सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। इतने सारे सिस्टम है। उस सिस्टम का पूरा ये पहला सिस्टम है हमारा, जिसे बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र। ठीक है बेटा। तो पाचन तंत्र में पूरा हमारे खाना खाने से लेकर खाना पचने और जो बेकार की चीजें है उसको बाहर निकालना, काम की चीजों को बॉडी में रखना, ये सारी प्रक्रियाओं को हम इस सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सवाल ये बनता है कि पाचन क्या है, डाइजेशन क्या है। तो डाइजेशन जो है क्या बेटा, तो जैसे हम खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, तो उसके पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं। तो जब उसको खाते हैं तो हमारे बॉडी को पूरा का पूरा नहीं मिलेगा, तो खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना ही पाचन कहलाता है। लेकिन ये तोड़ना किसकी मदद से होता है? तो यहाँ लिखेंगे पानी और पाचक रस या डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं। पाचक रस या डाइजेस्टिव जूस की मदद से बड़े बड़े खाने के मॉलिक्यूल छोटे छोटे खाने में टूट जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम क्या? पाचन बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारा बेटा हो जाता है, छोटे छोटे कणों में ये टूट जाएगा। टूटने के बाद यहाँ पर दो तरीके की चीजें बनती हैं। एक काम की चीज बनती है और दूसरी बेकार की चीज बनती है बेटा। जो काम की चीज होती है, काम की चीज या यूजफुल चीजें हैं, वो हमारे ब्लड में चली जाती हैं, और जो बेकार की चीजें होती हैं, वेस्ट होती हैं, उसको हम बॉडी से बाहर कर देते हैं। ठीक है। यही प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। तो खाने के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देना, और उसमें दो तरह की चीजें बनती हैं, काम की चीज, बेकार की चीज। तो काम की चीज को हम कहाँ भेजते हैं बेटा? इसको भेजते हैं ब्लड में। कहाँ भेजते हैं? ब्लड में या खून में भेजते हैं। खून में जाने के बाद फिर ये कहाँ जाता है? सेल में जाता है या कोशिका में जाता है। और इसी सेल में आप देखते हैं, ये सेल है हमारा। सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है, जिसे हम केंद्रक कहते हैं, और इसके अंदर पानी जैसा मटेरियल या जेली जैसा मटेरियल होता है, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया नाम की चीज होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? वो खाना आ जाता है और एक कंप्लीट इसका ऑक्सीडेशन होता है, और यहाँ से हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा? पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा का घर कहा जाता है। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में खाना कैसे पहुंचता है, ग्लूकोज कैसे पहुंचता है, इसी प्रक्रिया को हम इस सिस्टम में पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा करने के लिए पहले हमें समझना है कि डाइजेशन कहाँ होता है। तो डाइजेशन हमारा होता है एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। वो कहाँ से शुरू होता है? माउथ से शुरू होकर पूरा नीचे की श्रृंखला में लास्ट में एनस तक जाता है। तो इसका हम एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो आप इसमें देखो कि ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा यहाँ खुल के आ जाता है। देखो आप यहाँ पर, तो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ होती है बेटा? देखो ध्यान से आप, एलिमेंट्री कैनाल यहाँ से शुरू होता है, माउथ से शुरू होता है, और सीधा ये यहाँ से लेकर ये आपका स्टमक होता है। स्टमक के बाद फिर डिओडिनम, जेजुनम, इलियम,
ये छोटे आंत होते हैं, ये छोटे आंत है, और फिर यहाँ से शुरू होते हैं बड़े आंत, और बड़े आंत से होते होते लास्ट में क्या आता है, एनस आता है, और एनस के थ्रू जो है ये जो बेकार की चीजें होती हैं निकल जाती हैं। तो हम अगर इस श्रृंखला में देखें आपको, तो सबसे पहले आहार नाल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। तो खाने का डाइजेशन हमारे बॉडी में कहाँ होता है बताइए? एलिमेंट्री कैनाल में होता है। कहाँ होता है? एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होता है? एलिमेंट्री कैनाल शुरू होता है हमारा माउथ से। कहाँ से होता है? माउथ से। तो पहला हिस्सा हमारा मुंह है, जिसे मुंह कुआ कहते हैं। दूसरा देखो यही आता है हमारा फेरिंक्स, ये फेरिंक्स है। और फिर तीसरे नंबर पर एसोफेगस आता है, चौथे नंबर पर स्टमक आता है। तो ठीक है, माउथ, फेरिंक्स, फेरिंक्स जिसे हम बोलते हैं ग्रसनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रसनी। और तीसरे नंबर पर क्या आता है? एसोफेगस, एसोफेगस। क्या बोलते हैं इसको? ईसोफेगस या आहार नाल बोलते हैं इसको। ईसोफेगस, आहार, फूड पाइप बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? फूड पाइप, क्योंकि खाना ले जाने वाली नली यही है। आहार या ग्रास नॉल बोलते हैं, ग्रास नॉल या ग्रास नली। ठीक है, तो ईसोफेगस का दूसरा नाम क्या है? फूड पाइप या ग्रास नली। और फिर इसमें तीसरा आता है हमारा, जिसको बोलते हैं स्टोमक। स्टोमक या इसको बोलते हैं हम आमाशय। स्टोमक है या आमाशय। देखो इसको पेट नहीं कहते हैं, पेट हमारा नीचे वाला हिस्सा होता है, लेकिन आमाशय क्या है? अंदर। देखो बेटा ये है हमारा ईसोफेगस। ईसोफेगस को क्या बोलते हैं हम? फूड पाइप बोलते हैं। फूड पाइप या ग्रास नली बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ग्रास नली। तो ग्रास नली बोलो या फूड पाइप बोलो, एक ही चीज है। और उसके नीचे आता है हमारा स्टोमक। स्टोमक आता है, जिसको हम बोलते हैं आमाशय। ये स्टोमक है या इसको बोलते हैं हम आमाशय। ठीक है, देखो एक होता है पेट, जिसको बोलते हैं एब्डोमेन। तो पेट हमारा नीचे होता है, लेकिन स्टोमक या आमाशय जो है हमारा अंदर होता है, जो कि यहाँ पर होता है करीब। फिर इससे स्टोमक के बाद आता है हमारा इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। क्या आता है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं या इसको छोटे आंत बोलते हैं, छोटे आंत। अब छोटी आंत में आप देख रहे होंगे इसमें तीन हिस्से होते हैं, डियोडिनम, जेजुनम, इलियम। ये देखिए आप यहाँ पर। तो जो स्टोमक के ठीक बाद आता है, ये है स्टोमक। यहाँ से लेकर ये तक, ये आपका जो है यहाँ से आया ऐसे। तो ये है पूरा स्टोमक, जो एक बंद थैली की तरह होता है। उसके बाद यही स्टोमक जो है आगे कहाँ आता है? डियोडिनम में आ जाता है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। तो डियोडिनम है आपका ये है डियोडिनम। डियोडिनम के बाद फिर क्या आता है? जेजुनम। फिर दूसरे नंबर पर जेजुनम, जो कि अंदर की तरफ है आपका। और जेजुनम में देखो इस तरीके से ऐसे घुमावदार बना हुआ है, ऐसे पाइप होती है। और लास्ट में क्या आता है? इलियम। तो ये घूम घुमा के जो है ऐसे अंदर से आता है, और फिर यहाँ सबसे आखिरी में यहाँ देखो आपको ऐसे दिखता है ये। तो छोटी आंत में कितने हिस्से हो गए? तीन, डियोडिनम, जेजुनम, इलियम। अब आप यहाँ देखो डियोडिनम, डियोडिनम को हम बोलते हैं ग्रहणे। क्या बोलते हैं? ग्रहणे। जेजुनम को जेजुनम ही लिख लो आप, इसका नाम। इलियम को इलियम ही बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं ये, और अंग्रेजी में भी है वो। तो ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। तो छोटी आंत के कितने हिस्से हो गए? तीन। अब फिर जहां छोटी आंत खत्म हो रही है, देखो बेटा, जहां छोटी आंत खत्म हो रही है वही बड़ी आंत शुरू हो रही है। तो आप बड़े आंत का कलर अलग से है, और छोटी आंत का कलर जो है दूसरे कलर से है। तो बड़ी आंत जहां शुरू होती है उसके पहले हिस्से को बोलते हैं सीकम। तो आप देखिए यहाँ पर, ये सीकम वाला हिस्सा है। अब फिर उसके बाद सीकम के जब ऊपर जाते हैं तो ये आ जाता है कोलन। ये वाला पूरा हिस्सा ये कोलन है। अब कोलन में दो हिस्से आ जाते हैं, असेंडिंग कोलन
और ट्रांसवर्स कोलन। असेंडिंग का मतलब होता है जो यहाँ से ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, असेंडिंग मतलब चढ़ना होता है, ये जो चढ़ रहा है इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलन। और उसके बाद जब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का घुमावदार है, ये इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन। ट्रांसवर्स का मतलब बिल्कुल ऐसे जा रहा है और फिर यहाँ से नीचे की तरफ आता है, फिर तो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मतलब नीचे की तरफ, और असेंडिंग का मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ। और ट्रांसवर्स का मतलब होता है जो बिल्कुल ऐसे सीधे लाइन में जाता है। तो कोलन के कितने भाग हो गए, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन। तो ये कोलन किसका हिस्सा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने हिस्से लिखा आपने, डियोडिनम को डी से लिखेंगे, फिर जेजुनम ये जो आपने लिखा है जे, और फिर लास्ट में क्या लिखोगे, इलियम को आई लिखेंगे, ठीक है। फिर यहां देखो, फिर आ जाएगा इलियम के बाद फिर क्या आएगा, सीकम आएगा। सीकम, सीकम जो है छोटे आंत का हिस्सा नहीं है, ये बड़ी आंत का हिस्सा है, तो सीकम। और फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर कोलन, तो कोलन को भी हिंदी में एक कहते हैं, अंग्रेजी में भी एक कहते हैं। तो कोलन में तीन हिस्से हो गए ना बेटा, एक जो ऊपर जा रहा है उसको असेंडिंग कोलन, फिर ऐसे सीधे जा रहा है ऐसे ट्रांसफर, तो ट्रांसवर्स कोलन, और फिर ये नीचे की तरफ आता है, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलन, ठीक है। तो सीकम कोलन, और फिर इसको आप ऐसे घुमा दीजिए, फिर आ जाता है रेक्टम, ठीक है। अब फिर सबसे आखिरी में क्या आता है, एनस आता है। एनस का मतलब गुदा होता है, जो कि सबसे लास्ट वाला हिस्सा होता है। तो ये सीकम कोलन रेक्टम, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, CCR बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सी से आर। तो छोटी हाथ में कितने हिस्से हो गए, तीन, डियोडिनम, जेजुनम, इलियम। बड़ी हाथ में कितने हिस्से, सीकम कोलन रेक्टम। और जहां पर छोटी आंत खत्म होती है, बड़ी आंत शुरू होती है, वहीं पर एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं, ये लिखा है अपेंडिक्स, तो इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स कहाँ पाई जाती है शरीर में, बताइए, अपेंडिक्स कहाँ होते हैं। तो अपेंडिक्स छोटी आंत जहाँ खत्म होती है, बड़ी आंत जहाँ शुरू होते हैं, उसी को अपेंडिक्स बोलते हैं। वहां पर एक थैली होती है, तो ऐसे आपको नहीं बताना है। छोटी आंत का सबसे आखिरी हिस्सा क्या है, छोटा इलियम। बड़े आंत का पहला हिस्सा क्या है, सीकम। तो जहां पर इलियम और सीकम का जोड़ होता है, ज्वाइंट होता है, वहीं पर अपेंडिक्स होता है, ठीक है। ये तो जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम धीरे धीरे बैक आएंगे तो इसमें देखेंगे कौन सा काम होता है। तो आप यहाँ पर इसको देख लिया होगा आपने सारा। तो अगर इसको शॉर्टकट में लिखें आहार नाल को क्या लिखेंगे, MPS, फिर उसके बाद क्या होगा, DJICCRA। समझो इसको, माउथ, फेरिंग, स्टमक, फिर आपका इसके बाद आपका ये आता है फेरेंस के बाद इसोफेगस। इसोफेगस आप लिख सकते हो इसको। फिर उसके बाद इसमें स्टमक आता है, फिर डियोडिनम, जेजुनम, इलियम, सीकम, कोलन, रेक्टम और एनस। तो ये पूरा हमारा क्या हो गया, आहार नाल हो गया, एलिमेंट्री कैनाल हो गया शॉर्टकट में। तो इसको आप हमेशा ध्यान रखना। तो MIPESDJICCRA ये क्या है, आहार नाल है, ठीक है। तो अब इसी में कुछ और डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं स्टमक के बगल में, देखें ये इस तरीके का एक संरचना है जिसको बोलते हैं हम लीवर। तो लीवर में दो हिस्से होते हैं। लीवर में आप देखो, ये तो आपको बाहर ऐसे दिख रहा है, ग्रीन कलर की एक ग्लैंड है जिसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर, या इसको बोलते हैं पित्त थैली। पित्त की थैली, तो पित्त की थैली बोलो, गॉल ब्लैडर बोलो, या इसे पित्ताशय बोलो। तो पित्ताशय भी वही चीज है, गॉल ब्लैडर भी वही चीज है।
और पित्त की थैली भी वही चीज है। ये क्या है, कॉमन बाइल डक्ट, मतलब ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है, पित्त रस होता है, वो वाली उसकी डक्ट है। यहाँ से जैसे खाना आएगा स्टमक में, ये यहाँ से क्या होगा, ओपन होगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल जाएगा, तो खाना को पचाने में मदद करता है ये। ठीक है, ये है लीवर। तो लीवर का दूसरा नाम क्या है, लीवर को हम यकृत भी कहते हैं। लीवर की स्टडी को क्या कहते हैं, हिपैटोलॉजी कहते हैं। तो ये जो शब्द है, आप लीवर में अगर इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस नाम की बीमारी कहाँ होती है शरीर में, हेपेटाइटिस कहाँ होता है, तो बोलेंगे लीवर में होता है। कहाँ होता है, किसी हेपेटाइटिस को हम जॉन्डिस भी कहते हैं। तो चाहे आप जॉन्डिस कहिए, हेपेटाइटिस कहिए, या आप इसको क्या कहिए, पीलिया कहिए। तो पीलिया कहिए, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, तीनों क्या है, एक ही नाम है। तो इन नाम में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, उसके ठीक नीचे आप देखोगे तो पत्ती जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर। इसको मैं यहाँ पर ऐसे बना देता हूँ, जैसे यहाँ से आता है, ये हमारा स्टमक है। तो ये स्टमक होता है, इसके ठीक यहाँ पर ये आपको ऐसे पत्ती जैसा स्ट्रक्चर्स होता है ऐसे, इसको बोलते हैं पैंक्रियाज। ये है पैंक्रियाज, जो आपको ठीक से नहीं दिख रहा है ऐसे, इसे आपको यहाँ से ऐसे ये दिख रहा है, ये तो पत्ती जैसा होता है पैंक्रियाज, या इसे अग्न्याशय कहते हैं। क्या कहते हैं, ये है पैंक्रियाज, या इसको अग्न्याशय कहते हैं। इससे निकलने वाले जूस को हम बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस या अग्न्याशयी रस। ठीक है, तो ये पैंक्रियाटिक डक्ट है, अग्न्याशयी नली है, जिससे पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। और कहाँ आता है, यहाँ पर आता है, स्मॉल। तो ये वाला जो हिस्सा है बेटा, देखो ये वाला, यहाँ पर स्टमक भी खुलता है, यहाँ पर लीवर भी खुलता है, और यहाँ पर पैंक्रियाज भी खुलता है। तो तीनों चीजें आपस में क्या होती है, एक जगह पर खुल जाती है। तो आपको ये जनरल नाम समझ में आ गया होगा, लेकिन इसके बारे में डिटेल में चर्चा हम लोग नेक्स्ट करते हैं। तो इसके बाद आप अगले वीडियो में देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। क्योंकि पहले माउथ है हमारा, माउथ में क्या क्या होती है, माउथ में एक तो हमारा जीभ होता है, दूसरा दांत होता है। तो पहले जीभ और दांत के बारे में देखते हैं, फिर उसके बाद नीचे लीवर, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, ये सारे बचे हुए हिस्से हैं जिसको हम आगे करते हैं इसको। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ पर देखो, इसका पहला हिस्सा है हमारा यहाँ पर, जिसको बोलते हैं दांत। क्या बोलते हैं, दांत। तो दांत हम लोगों में है, तो दांत की स्टडी को क्या बोलते हैं, दांत के अध्ययन को बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी, दंत विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें दांत के बारे में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। और दांत के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट। ठीक है, जो लोग पहली डिग्री कौन सी करते हैं, बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल एंड सर्जन। ठीक है, तो दांत अलग अलग एनिमल में अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन हम लोगों में 4 तरीके के दांत होते हैं। देखो आप, ये है अपर टीथ और ये है लोअर टीथ। हमारा ये जो मुंह होता है, मुंह में देखो ऊपर की तरफ दांत अलग होते हैं, नीचे की तरफ दांत अलग होते हैं। ऊपर 16 हो गए, नीचे 16 हो गए, 16 16 32। अगर इसको ऐसे काटोगे तो 8 यहाँ हो जाएंगे, 8 यहाँ हो जाएंगे, 8 यहाँ होंगे, 8 यहाँ होंगे, तो 8 चौक कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। उसी तरीके से दांतों का ये विभाजन होता है। तो आप देखोगे, अगर इसको यहां से अगर बीच से कट करोगे, अगर ऐसे, अगर आप यहां से ऐसे कट करोगे तो 8 दांत इधर आएंगे, 8 इधर आएंगे, और 8 इधर, 8। तो ये सारे दांत क्या होते हैं, जोड़े में होते हैं, पेयर्स में होते हैं। इसको अगर आप बंद कर दीजिए तो 4 4 8 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा। ये सारे दांत किसमें होते हैं, पेयर्स, जोड़े में होते हैं। तो पहला क्या है यहाँ पर, अपर टीथ या ऊपरी जबड़ा वाला। तो इसका क्रम कैसा होता है, इसका नाम पहले लिख लेते हैं। पहला होता है इंसाइजर,
इंसाइजर, इंसाइजर बोलते हैं, या इसको बोलते हैं कृंतक। दूसरा होता है इंसाइजर के बाद क्या होता है, कैनाइन होता है, कैनाइन, रदनक। ठीक, फिर तीसरे नंबर पर आता है मोलर, मोलर इसके बाद आता है प्रीमोलर, प्रीमोलर, एंड लास्ट में क्या आता है, मोलर आता है। तो मोलर को, प्रीमोलर को क्या बोलते हैं, अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक, और इसको बोलते हैं चवर्णक। चवर्ण मतलब होता है चबाना, चवर्ण मतलब क्या होता है, चबाना होता है, इसलिए अग्र चवर्णक और चवर्णक, इनका काम क्या होता है, चबाना होता है, च्यू करना होता है। बाकी इंसाइजर का काम क्या होता है, काटना, और कैनाइन का काम होता है चीरना और फाड़ना। तो काटने का काम है, चीरना चर्निंग जिसे बोलते हैं, और प्री मोलर एंड मोलर, अग्र चवर्णक और चवर्णक, ये क्या होते हैं, हमारे चबाने के लिए होते हैं। तो आप अगर इसको देखोगे तो यहाँ पर क्या है, इसका फॉर्मूला आता है आई से पे एम और एम, ये उसी का शॉर्ट फॉर्म है इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर का। तो जितने दांत ऊपर होते हैं बेटा उतने ही नीचे होते हैं। ठीक है, तो आप इसको देखो, तो यहाँ पर भी लिखोगे आई से पेम और एम। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 1 2 3, 2 1 2 3। तो ये सारे दांत किसमें, पेयर में है। तो आप देखिए यहाँ पर, तो दो दांत ऊपर है तो 2 दूनी 4 हो गए, क्योंकि पेयर में है ये, और 2 दूनी 4, तो ये हो गए आपके 4 ऊपर 4 नीचे। तो एक जोड़ी ऊपर हो गया, एक जोड़ी, तो एक जोड़ी का मतलब 2 हो गए, एक जोड़ी का मतलब 2 हो गए, तो 2 2 ये हो गया। फिर ये 4 4 ये हो जाएंगे, 4 4, और ये हो गया सबसे लास्ट में मोलर या चवर्णक। तो 3 जोड़ी ऊपर 3 जोड़ी नीचे, तो कितने हो जाएंगे, 6 और 6। तो 4 4 8 हो गया, 2 2 4 हो गया, 4 4 8 हो गया, और 6 6 कितने हो गए बेटा, 12 हो गए। तो टोटल आपके कितने दांत हो जाएंगे, 12 8 20 8 28 और 4 32 हो जाएंगे। टोटल हमारे 32 दांत का ये सीरीज है ये आपका। देखो तो सबसे पहले कौन से दांत दिखाई पड़ते हैं, इंसाइजर, सबसे आखिरी में कौन होते हैं, मोलर होते हैं। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज देखें, एक हमने सुना होगा विजडम टीथ, कौन सा दांत है, विजडम टीथ। तो विजडम टीथ क्या है, विजडम टीथ जो है एक तरीके का, ये अक्ल दाढ़ बोलते हैं या बुद्धि वाले दांत बोलते हैं। तो ये बुद्धि वाले दांत कौन से दांत होते हैं, ये भी मोलर होते हैं, मोलर। कौन वाले, ये मोलर। यहां पर देखो लिखा है फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर। तो जो थर्ड मोलर होता है इसके बाद, यहाँ पर ये बाद में दिखाई पड़ता है, कुछ उम्र के बाद, जैसे 25 साल के बाद ये आते हैं। तो मोलर वाले दांत में आप देखते हैं 2+1, तो देखिए पहला मोलर, दूसरा मोलर, तो तीसरा मोलर हमको दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसीलिए तीसरा मोलर होता है, इसको बोलते हैं थर्ड मोलर, तीसरा मोलर, थर्ड मोलर, जिसे हम क्या बोलते हैं, विजडम टीथ बोलते हैं या बुद्धि दांत बोलते हैं, विजडम टीथ या बुद्धि दांत बोलते हैं, बुद्धि वाले दांत या अक्ल दाढ़ बोलते हैं, अक्ल दाढ़। ठीक है, तो आप चाहे विजडम टीथ बोलो, बुद्धि दांत बोलो या अक्ल दाढ़ बोलो, ये कौन होता है, तीसरा वाला होता है। इसलिए यहाँ पर देखे 3 लिखा जाता है, तो 3 के बजाय आप जो है ना, अगर 2+1 लिखोगे, 2+1 लिखोगे तो भी 3 आएगा, ऐसे लिखेंगे तो भी 3 आएगा। ठीक है, तो अब ये हमारे शरीर में क्या है, एक तरीके का अवशेषी अंग है, अवशेषी अंग। अवशेषी का मतलब होता है पाए तो जाते हैं,
लेकिन अब इसका कोई काम नहीं है शरीर में। तो ऐसे आप एक दो अवशेषी अंग के नाम बता सकते हैं हमारे शरीर में कौन कौन से हैं? तो ऐसे नाम बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। देखे, एक तो हमारा अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स जो आपने देखा छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में अपेंडिक्स है पहला। दूसरा क्या है? टेल या पूंछ है। और फिर क्या है हमारा? एयर पिन्ना। एयर पिन्ना को हम बोलते हैं कड़पल्लो। कड़पल्लो। देखो, हम लोगों के कान हिलते नहीं है, लेकिन गाय भैंस बकरी के कान क्या होते हैं? हिलते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा उन्हें कान अपने आप हिला लेते हैं। तो ये हमारे जो कान पल्लो है, ईयर पिन्ना है, पहले हिलते थे क्योंकि इसकी जरूरत पहले पड़ती थे। अब हम लोग जो है इसको हिलाना बंद कर दिए हैं, इसलिए अब नहीं हिलता है। पूंछ जानवरों में पहले भी होती थी, आज भी होते हैं। गाय भैंस में, बकरी में, बंदर में, सब में पूंछ होते थे, आज भी होते हैं। हम लोगों में पूंछ पहले होती थे, अब नहीं होती है, तो इसलिए अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स की कहानी थोड़ा लंबी है। अपेंडिक्स की बात कर लेते हैं कि अपेंडिक्स क्यों अवशेषी अंग है। तो आप देखो यहाँ पर, ये अपेंडिक्स इस तरीके की संरचना है। अपेंडिक्स में क्या होता है कि ये जो है, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। अपेंडिक्स में हमने बोला ना आपको कि ये छोटी आंत का पहला है, लास्ट वाला हिस्सा। छोटी आंत का लास्ट वाला हिस्सा क्या है? इलियम है। अब बड़े आंत का पहला हिस्सा क्या है? सीकम है, जो कि पहले हम देख चुके हैं। उसके बीच में एक प्लाउच होती है, थैली जैसी संरचना होती है, ब्लाइंड पाउच है, बंद थैली होती है, मतलब खुलती नहीं है। इसमें क्या मिलता है? इसमें कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं। बैक्टीरिया या जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु जो है, ये जीवाणु किसको पचाते हैं? सेलुलोज को पचाते हैं। सेलुलोज क्या है भाई? सेलुलोज सब लोग खाते थे पहले, हम लोग भी खाते थे, लेकिन अब सेलुलोज डायरेक्ट खाना बंद कर दिया है। तो सेलुलोज का मतलब क्या हो गया? सेलुलोज मतलब हो गया ग्रास, घास, पत्ते और लकड़ी। लकड़ी भी सेलुलोज है। भूसा, जो एक्स्ट्रा खाते हैं, गाय भैंस बकरी भूसा खाते हैं, पहले भी खाते थे, आज भी खाते हैं, लेकिन हम लोग जो है ये खाना बंद कर दिए हैं। अब आप कहेंगे नहीं, हम तो मूली के पत्ते खाते हैं, पालक खाते हैं, लेकिन आप खाते हैं कैसे? पका के खाते होंगे, कुक करके खाते हैं, कच्चा नहीं खाते। अगर कच्चा खा जाएंगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा, आपको उससे एनर्जी नहीं मिलेगी। कोई भी चीज कच्ची खाएंगे, आलू, गाजर, मूली, तो उससे आपको एनर्जी या कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया नहीं है। लेकिन जितने चरने वाले जीव हैं, चरने वाले में जैसे आते हैं गाय भैंस बकरी, गाय भैंस बकरी घोड़ा, ये जितने भूसा वगैरह खाते हैं, इसको आप अगर ऐसे मान लीजिए तो ये शाकाहारी जीव, क्या बोलेंगे इनको? शाकाहारी। शाकाहारी जो केवल हरी साग सब्जी ही खाते हैं, भूसा खाते हैं, लकड़ी खाते हैं, कागज खाते हैं, तो उनमें अपेंडिक्स काम करती है, उनमें अपेंडिक्स एक्टिव होती है। हम लोगों में या मनुष्य में काम नहीं करती है। तो आप नोट कर लीजिए कि मनुष्य में अपेंडिक्स काम नहीं करते हैं। ह्यूमन बींग्स में, ह्यूमंस में ये क्या है? इनएक्टिव है। इनएक्टिव का मतलब निष्क्रिय, अब काम नहीं करते हैं, निष्क्रिय। ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिए। तो इसलिए पाई तो जाती है, लेकिन जो है अब काम नहीं करती है। लेकिन कभी कभी होता है यहाँ पर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि ये फूल के थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। फूल के बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पर सूजन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? सूजन आ जाएगी। और सूजन आने पर ये आसपास क्या होगा? दर्द होगा इसमें। आज हम डॉक्टर को दिखाएंगे तो डॉक्टर कहेंगे इसमें क्या हो गया? अपेंडिसाइटिस। कौन सी बीमारी हो जाएगी? लोग कहते हैं कि अपेंडिक्स हो गया है, तो अपेंडिक्स नहीं होता है, अपेंडिक्स तो उसका नाम है, अपेंडिसाइटिस ये बीमारी है।
इसको काट के निकाल देने को क्या बोलते हैं? अपेंडेक्टोमी। अपेंडेक्टोमी। तो अपेंडिक्स इसका नाम है, इसमें इन्फेक्शन हो जाना अपेंडिसाइटिस कहलाता है। इसको सर्जरी या ऑपरेशन से काट के निकाल देना अपेंडेक्टोमी कहलाता है। तो 3 नाम हो गए अलग अलग। तो आप ध्यान दीजिए, अपेंडिक्स क्या काम करता है? तो बोलेंगे सेलुलोज को पचाता है। सेलुलोज क्या है? यही घास भूसा लकड़ी कागज, ये जो है, जो पेड़ पौधे से जो चीजें बनी है उसको सेलुलोज कहते हैं। उसको डाइजेस्ट करने वाले यहाँ जीवाणु या बैक्टीरिया पाए जाते हैं। हम लोगों में काम नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग पहले सेलुलोज खाते थे, अब सेलुलोज डायरेक्ट खाना बंद कर दिए हैं। इसीलिए केवल शाकाहारी या हर्बीवोर्स जंतुओं में, जैसे गाय भैंस बकरी घोड़ा गधे, इनमें ये काम करते हैं और हम लोगों में काम नहीं करती है। ठीक है बेटा, कहाँ पाई जाती है शरीर में? छोटे आंत जहाँ खत्म होते हैं, बड़े आंत जहाँ शुरू होते हैं, उसी के जोड़ पर, ज्वाइंट पर ये नाम की अपेंडिक्स नाम की संरचना पाई जाती है, जो कि एक अवशेषी अंग है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, पाई जाती है, लेकिन अब उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गन है, अंग है, जो अवशेषी अंग की तरह रहते हैं, अब उनका कोई काम नहीं है। उसी तरीके से हमारे शरीर में, मुंह में, ये तीसरा वाला जो मोलर होता है, जिसको बुद्धि दांत कहते हैं, पाया जाता है लेकिन अब काम नहीं करता। इसीलिए लिखा है फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, लेकिन आप यहाँ लिख दीजिए ये होता है थर्ड मोलर, जो कि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। तो इधर भी एक हो जाएगा, इधर भी एक हो जाएगा, थर्ड मोलर, या इसी को हम बुद्धि दांत या अक्ल दांत कहते हैं। तो आपको उम्मीद है चारों दांत के टाइप समझ में आ गए। कितने होते हैं? टो 1 टो 3, टो 1 टो 3 अपान में होता है, सारे पेयर्स में होते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे दांतों की। ठीक है, अब दांत में कुछ बीमारियां होती हैं, एक दो, उसको देखते हैं। तो दांत में बीमारी कौन कौन सी होती है? एक बीमारी होती है डिजीज या बीमारी, एक होता है फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस। तो फ्लोरो नाम से लग रहा है कि इसमें फ्लोरीन होता है। तो फ्लोरीन एक एलिमेंट होता है, तत्व होता है, जिसका सिंबल F है। ये कहाँ मिलता है? पीने वाले पानी में मिलता है। तो अगर पीने वाले पानी में इसकी मात्रा अगर ज्यादा हो गई तो हमारे बॉडी में जाएगा और दांत इससे क्या हो गए? पीले हो जाएंगे और दांत चितकबरा हो जाएगा। तो इसकी मात्रा अगर ज्यादा हो गई तो भी दिक्कत होते हैं, कम हो गई तो भी दिक्कत हो गई। इसलिए देखते होंगे जो पेस्ट होता है, टूथपेस्ट, उसमें भी फ्लोरीन अलग से मिलाया जाता है। कहते हैं कि अगर इसकी कमी हो गई तो दांत खराब हो जाएगा, दांत पीले हो जाएंगे और फिर वो जल्दी से ठीक नहीं होता है। उसी बीमारी को फ्लोरोसिस कहते हैं। तो अगर इसकी मात्रा सामान्य से ज्यादा हो गई तो भी दिक्कत आ जाती है, सामान्य से अगर कम हो गई तो भी दिक्कत आ जाती है। और ग्राउंड में मिलता है, पीने वाले पानी में ये पाया जाता है। तो इसकी कमी हो जाने से और अधिकता हो जाने से बीमारी हो जाती है, जिसमें दांत या टीथ कैसे हो जाते हैं? स्पॉटेड हो जाते हैं। स्पॉटेड मतलब धब्बा धब्बा हो जाता है, ऐसे ऐसे येलो 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 पीले पीले स्पॉट आ जाते हैं। तो ये बीमारी हो गई फ्लोरोसिस, और ये ठीक भी हो जाती है। दूसरी बीमारी दांत में कौन से होते हैं? जिसे बोलते हैं पायरिया। पायरिया, पायरिया। तो पायरिया किससे होता है? कौन से जीवाणु, मतलब कौन से पैथोजन से होता है? तो ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि बैक्टीरिया से होता है, लेकिन ये पायरिया बैक्टीरिया से नहीं होता है। पायरिया जो होता है प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ एक जीवों का समूह है जो कई तरह की बीमारी फैलाते हैं। जैसे मलेरिया होता है, मलेरिया भी प्रोटोजोआ से होता है। पेचिस बीमारी होते हैं, वो भी प्रोटोजोआ से होता है। उसी तरीके से पायरिया भी प्रोटोजोआ से होता है।
तो बैक्टीरिया का अलग क्लास है, वायरस का अलग है, फंगस का अलग है, प्रोटोजोआ का अलग है। तो प्रोटोजोआ का नाम क्या है? एंटमीबा, एंड अमीबा जिंजीवैलिस। तो ये नाम है इसका, एंटमीबा जिंजीवैलिस, जिसकी वजह से कौन सी बीमारी हो जाती है? पायरिया। पायरिया कहाँ होता है? दांत में हो जाता है। ठीक है, ये भी बीमारी ठीक हो जाती है, थोड़ा बहुत दवाई वगैरह खाते हैं ठीक हो जाए। तो समझ में आ गई बात बेटा? तो कितनी बीमारी हो गई दांत में? प्रो पायरिया और फ्लोरोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, तो ये जनरल बातें हो गई हमारे दांत में। अब हम इसमें एक छोटी सी बात और आपको बताते हैं कि दांत के भाग कौन कौन से होते हैं, क्योंकि ये सवाल पूछा जाता है सीधा सीधा। दांत के भाग, तो दांत हमारे इस तरीके की एक सामान्य संरचना होती है दांत की, और ये वाला हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं क्राउन। ये है ऊपर वाला क्राउन है। बीच वाले को नेक बोलते हैं, नेक मतलब गर्दन वाला हिस्सा। और सबसे नीचे वाले को बोलते हैं रूट या जड़। तो इसको बोलते हैं रूट। तो किसी भी दांत में तीन हिस्से होते हैं, क्राउन, नेक एंड रूट। ठीक है, अब आप देखो दांत में एक सबसे मजबूत पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं? तो इनेमल ये दांतों के चारों तरफ ऐसे ऐसे एक मजबूत और चिकना लेयर बनाता है, जिसकी वजह से दांतों में क्या होती है? मजबूती आती है। तो इसी लेयर के ऊपर होता है जिसको बोलते हैं इनेमल। तो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, सवाल है शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, शरीर का सबसे कठोर या सबसे हार्ड सब्सटेंस, हार्ड मटेरियल कौन है? सबसे कठोर पदार्थ, पदार्थ कौन है? तो हड्डी नहीं, हड्डी से तो कई सौ गुना मजबूत होता है। हड्डी जल जाती है, देखें कभी डेड बॉडी जलाते हैं, लेकिन ये नहीं जलता है। तो उसका नाम क्या है? इनेमल। इनेमल, जिसकी वजह से दांत में मजबूती आती है और दांतों में चमक आती है। इसलिए ज्यादा जोर से अगर ब्रश को रगड़ते हैं तो इनेमल की लेयर हट जाती है। देखो ये अगर ऐसे करेंगे ऐसे, तो ये धीरे 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 लेयर क्या होती है? हट जाएगी। तो फिर आपको क्या होगा? यहाँ पर दांत आपका खुल जाएगा। और खुल जाएगा तो कोई भी चीज खाएंगे तो सीधा सीधा यहाँ न्यूरॉन्स में जाएगा, और न्यूरॉन्स का मैसेज कहाँ जाएगा? ब्रेन में जाएगा। तो फिर हमें कहते हैं ठंडा गर्म पानी लग रहा है। तो कुछ कंपनी होते हैं कहते हैं नहीं कि भाई ऐसा दे रहे हैं जिसमें आपका इनेमल का लेयर फिर से नया बन जाएगा और आपका दांत फिर से सही हो जाएगा ऐसे। तो इसको ध्यान से देखें, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ इनेमल कहाँ पाया जाता है? दांतों के ऊपरी सतह पर। किस चीज का बना होता है? तो कैल्शियम, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। इसलिए दांतों की मजबूती के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? कैल्शियम और फास्फोरस। तो हड्डी की मजबूती के लिए भी कैल्शियम फास्फोरस चाहिए, लेकिन दांतों की मजबूती के लिए भी कैल्शियम और फॉस्फोरस, क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट के मिलने से ही, कैल्शियम फास्फोरस के मिलने से कैल्शियम फॉस्फेट बनता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो इतनी जनरल सी बात है दांत के बारे में। तो हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं। आप इधर आ जाओ एक बार। तो ये आता है हमारा एक बार आप इसको देखते हैं इसमें। ठीक है बेटा, देखो इसमें फिर नेक्स्ट हमारा आता है जो दूसरा स्ट्रक्चर मैंने बोला मुंह में होता है, उसे बोलते हैं टंग या जिब बोलते हैं। ठीक है, तो टंग या जिब है, जिसे जेवा भी कहते हैं। तो इसका मुख्य काम क्या होता है?
इसका मुख्य काम है बोलने में मदद करना। अगर किसी की जीभ ठीक से काम नहीं करती है तो बोल नहीं पाएगा ठीक से। इसलिए कभी देखो उल्टा सीधा बोलते हैं तो लोग कहते हैं ना जबान संभाल के बोलो। इसका मतलब जबान का मतलब हो गया यही जेब। तो ये बोलने में मदद करती है हमारी। दूसरा ये है कि मुंह के अंदर जो भी चीजें फंसी होती है, मुंह की सफाई करने का काम है इसका। तो और सबसे लास्ट और महत्वपूर्ण काम है कि भोजन का स्वाद का पता लगाना। तो हमारा खाना कैसे है, खाने पीने की चीजें कैसी है, वो कौन बताता है? तो जीभ बताता है। तो अगर जीभ किसी की ठीक से काम नहीं कर रही है तो उसे खाना भी नहीं अच्छा लगेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब कभी बीमार हो जाते हैं तो हमें खाना नहीं अच्छा लगता है, तो लोग कहते हैं खाना खराब है। तो खाना नहीं खराब होता है, हमारी जीभ ही खराब हो गई है। तो जीभ कैसे खराब हो जाती है, देखिए यहाँ पर। देखिए, ये एक मांसल या कार्टिलेज का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, संरचना है, जो पीछे के तरफ ऊपर वाले हिस्से से अटैच होता है यहाँ से। और ये बहुत ज्यादातर बाहर भी निकल आता है। कुछ जानवरों के जैसे सांप है, उसमें आपको दो जीभें दिखाई पड़ती हैं। तो अलग अलग जानवर में जीभों का काम अलग अलग होता है। जैसे आप देखें कुत्तों में गर्मी के समय देखते हैं लंबी जीभ निकाल करके वो हाँफते रहते हैं। तो आप सोचिए कि कुत्ते गर्मी में जीभ क्यों निकालते हैं? आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखो छोटे छोटे बूंदे दिख रही होंगे यहाँ पर, ड्रॉप बाय ड्रॉप। ये देखो। तो गर्मी के दिन में क्या होता है ना, गर्मी बहुत ज्यादा होती है। तो जब जल वाष्प या जो वाटर वेपर होता है, अगर जीभ बाहर निकालेंगे तो जल वाष्प इसके आसपास आएगा और वो बूंद के रूप में यहाँ पर जमा हो जाएगा। तो जिससे ये पानी पानी आपको यहाँ आ जाएगा और उससे क्या होगा, ठंडक का एहसास होगा, राहत मिलती है। तो कुत्ते या जो डॉग्स होते हैं वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए जीभ को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है। कुछ जानवर होते हैं वो भी जीभ बाहर निकाल लेते हैं, उनमें भी यही होता है। तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात यह है कि जीभ का और भी बहुत सारा काम है। जैसे कुछ जानवर में देखा होगा आपने, वो अपने बच्चों को चाटते रहते हैं। अगर उनका बच्चा उनके आसपास रहता है तो जीभ से चाट चाट के जो है ना पूरा साफ शरीर की सफाई कर देते हैं। तो दूसरा काम ये भी है कि वो सफाई करने का भी काम करता है। और जीभ के अंदर से कुछ केमिकल निकलते हैं, कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, जो बैक्टीरिया को मारने में भी काम आते हैं। तो अगर शरीर में कहीं घाव हो जाता है किसी जानवर में, तो देखा होगा कुत्ते तो अपने शरीर को ऐसे चाट चाट के पूरा घाव साफ कर देते हैं। जानवर में भी होता है, लेकिन इंसान लोग ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए इंसानों में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप भी अगर ऐसा करेंगे तो घाव क्या होगा, साफ हो जाएगा बिना दवाई का। क्योंकि यहाँ से जो केमिकल निकलता है, ये जो है बैक्टीरिया को मारने की बहुत क्षमता रखता है। ठीक है। तो बात करते हैं कि जीभ काम क्या क्या करता है। तो पहला, जीभ क्या है? जीभ से क्या निकलता है बेटा? लार निकलता है। क्या निकलता है बेटा? लार, जिसको हम बोलते हैं सलाइवा। तो सलाइवा में 99.9% पानी होता है, वाटर होता है। बाकी जो कुछ परसेंट में बचता है उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, और जो कि बैक्टीरियोसाइडल नेचर के होते हैं, बैक्टीरिया को मारने की क्षमता रखते हैं। ठीक है। तो लार कहाँ से निकलता है बेटा? तो लार निकलता है, सलाइवा निकलता है सेलिवरी ग्लैंड से। कहाँ से निकलता है? सेलिवरी ग्लैंड। तो जिसको हम लार ग्रंथियां बोलते हैं, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। तो हमारे मुंह में तीन तरीके के लार ग्रंथि होते हैं। एक होता है पैरोटिड। पैरोटिड जो कान से निकल करके सीधा आता है, मुंह में खुलता है, तो उसको बोलते हैं पैरोटिड, जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। पैरो पहले नंबर पर आता है पैरोटिड, पैरोटिड लार ग्रंथि। और ये कहाँ होती है? कान के पास होती है। किसके पास होती है? कान के पास।
कान के पास का मतलब यहाँ से एक इधर आएगी, यहाँ से, तो ये पेयर्स में होते हैं, जोड़े में होते हैं। तो एक पेयर जो है पैरोटिड हो गया, जिसे थूकने वाली ग्लैंड भी कहते हैं। जो हम लोग बाहर थूकते हैं, कोई चीज निकलता है तो वो पैरोटिड है। जैसे सांप में बोलते हैं ना, सांप अपना जहर ऐसे बाहर की तरफ फेंकता है, तो किस ग्लैंड से वो जहर आता है, जहर मतलब वेनम, तो वो पैरोटिड ग्लैंड है। इसमें इन्फेक्शन हो जाता है कभी कभी, तो उसमें एक बीमारी हो जाती है जिसे बोलते हैं मम्स। तो मम्स बीमारी जो होती है उसे पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन होता है। मम्स को बोलते हैं गलसुआ। गलसुआ जो यहाँ पर होता है, जिसको कुछ लोग कन्फेड भी कहते हैं, कि कान के आसपास हो जाता है। कान के आसपास इसलिए होता है क्योंकि कान के पास से ही वो ग्लैंड जाते हैं। और ये बीमारी है जो वायरस से होती है, गलसुआ। तो ध्यान से देखें, यहाँ गलसुआ जो है किससे होता है, मम्स वायरस। मम्स वायरस या मम्स विषाणु से होता है। ये बीमारी बहुत घातक नहीं होती, ठीक हो जाती है बड़े आराम से। मम्स वायरस से कौन सी बीमारी होती है, मम्स गलसुआ कहाँ होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड में होते हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दूसरी ग्लैंड है जो कि सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, दूसरी ग्लैंड है जिसे बोलते हैं सबलिंगुअल। सबलिंगुअल, सब मतलब नीचे होता है, अधो, अधोजिह्वा, इसको बोलते हैं अधोजिह्वा। अधोजिह्वा, अधोजिह्वा होता है जो जीभ के नीचे होता है, मतलब ये जीभ है इसके नीचे की तरफ होता है, वो भी लार सेलिवरी ग्लैंड है। तो ये भी एक पेयर होता है। तीसरा होता है सब मैंडिबल। सब मैंडिबल, मैंडिबल मतलब होता है जबड़ा। ये हमारा जो जबड़ा है उस जबड़े के पास होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। तो कितनी लार ग्रंथियां हैं सेलिवरी ग्लैंड, तीन, पैरोटिड, सबलिंगुअल, अधोजिह्वा और सब मैंडिबल। मैंडिबल वाली कहाँ होती है, जबड़े के पास होती है। किसके पास होती है, जबड़े के पास, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान। तो सलाइवा कहाँ से निकलता है, लार कहाँ से निकलता है, सेलिवरी ग्लैंड या लार। तो कितनी होती है, 3 पेयर्स हो गए ये। बाकी यहाँ पर देखिए जो नाम लिखा है, सरकमवैलेट, फोलिएट, फंजिफॉर्म। तो अब ये टेस्ट बड है। टेस्ट बड क्या करती हैं, स्वाद बताती हैं। तो आप बताइए कि खाने के किस स्वाद का ज्ञान कहाँ से होता है। तो मैं आपको एक लाइन लिख देता हूं, आगे मीठा होता है, बीच में, आगे मीठा, बीच में कड़वा, बीच में खट्टा, पीछे कड़वाहट होती है। क्या लिखोगे आप यहाँ पर, आगे मीठा, बीच में खट्टा, बीच में खट्टा नमकीन, खट्टा नमकीन, पीछे, पीछे कड़वाहट होती है। तो ये अगर आप इसको याद भी कर लेंगे तो होती है। तो पीछे का मतलब होता है कि जीभ के सबसे पीछे वाला हिस्सा। तो जीभ के पीछे वाला हिस्सा कौन सा है, ये वाला है। तो यहाँ से किसका ज्ञान होता है, यहाँ से होता है बिटर, कड़वाहट का ज्ञान होता है, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ये श्योर होता है या खट्टा बोलते हैं, और इसी में नमकीन भी होता है। ये वाला हिस्सा जो होता है नो टेस्ट बड, नो टेस्ट जोन। यहाँ पर अगर कोई चीज रखेंगे तो आपको ज्यादा एहसास नहीं होगा। और ये आगे वाला क्या होता है, आगे वाले से किसका ज्ञान होता है, मीठे का ज्ञान होता है या स्वीट का ज्ञान होता है। तो ठीक है। तो आगे मीठा, बीच में कड़वा नमकीन और पीछे कड़वाहट होते हैं। कड़वाहट मतलब ये आपका बिटर वाला टेस्ट होता है। तो ठीक है, बात समझ में आ गई। तो सैलिवरी ग्लैंड कितनी होती है, 3 पेयर्स होते हैं, आगे से मीठा, बीच में कड़वा और
सॉरी, बीच में खट्टा और नमकीन, पीछे क्या होते हैं, कड़वाहट होती है, बिटर होता है। तो इस तरीके से ये हमारे टेस्ट का ज्ञान कराते हैं। तो अब हम इसके कुछ एंजाइम की बात करते हैं। तो आप देखो यहाँ पर, इसमें से एंजाइम कौन सा निकलता है। तो एक एंजाइम निकलता है जिसको बोलते हैं बेटा टाइलिन एंजाइम, PTYALINE, टाइलिन एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम जो होते हैं सारे प्रोटीन के बने होते हैं और ये बायो कैटलिस्ट या जैव उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। तो यहां लिख दीजिए आप, ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन। सभी एंजाइम किसके बने होते हैं, सभी एंजाइम, इसको अंडरलाइन करके लिख लो, ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन। सभी एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। All the enzymes are protein, but all proteins are not enzyme. But all proteins are not enzyme. Proteins are not enzyme. इसका मतलब सभी एंजाइम प्रोटीन तो होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। एंजाइम का मतलब हो गया वो एक केमिकल होते हैं, अगर कोई रिएक्शन हो रही है, खाना जैसे पच रहा है, अगर उसमें एंजाइम मिल गया तो खाने के पचने की स्पीड बढ़ जाती है। तो ये खाली स्पीड बढ़ाने का काम करते हैं एंजाइम, ठीक है। और इसकी खास बात यह है कि हमारे शरीर में ही बनता है, बाहर से एंजाइम लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये टाइलिन एंजाइम कैसे काम करता है इसको हम देखते हैं, ठीक है बेटा। तो आप देखो यहाँ पर, जैसे रोटी हम खाते हैं, आलू खाते हैं, कुछ भी खाएंगे तो शुरू में वो मीठा नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे वो मिठास उसकी बढ़ जाती है। तो आप देखो यहाँ पर, जैसे हम लेते हैं रोटी, रोटी ले लिया हमने, या ले लिया चावल ले लिया, कुछ भी ले लिया है जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें एक शुगर होता है जिसे बोलते हैं माल्टोज। तो रोटी चावल में कौन सा शुगर होता है, माल्टोज, जो कि ज्यादा मीठा नहीं होता। रोटी शुरू में मीठी नहीं लगती है, लेकिन जैसे हम 1-2 मिनट चबाते हैं रोटी को तो उसमें एंजाइम मिल जाता है। ये एंजाइम क्या करता है, जो माल्टोज शुगर है अनाज में या रोटी में, चावल में, उसको ये किस में तोड़ देता है, ग्लूकोज में तोड़ देता है। किस में तोड़ देता है, ग्लूकोज में। 1 से 2 मिनट का समय लगता है, 3 मिनट भी लग सकता है। तो ये ग्लूकोज कैसा होता है, स्वाद में बहुत मीठा होता है। तो ठीक है, तो मीठा होगा तो मीठे का एहसास हमको होने लगेगा। तो इसीलिए ये माल्टोज शुगर को किस में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है। माल्टोज कम मीठा होता है, ग्लूकोज ज्यादा मीठा होता है। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट का पाचन, या जो माल्टोज शुगर को कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, माल्टोज शुगर या रोटी चावल का डाइजेशन या कार्बोहाइड्रेट का पाचन 30% कहाँ होता है, मुंह में होता है। कितने परसेंट, 30% कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बोलने का मतलब आप कंफ्यूज नहीं होना है, कार्बोहाइड्रेट का मतलब यही रोटी चावल आलू, ये सब कार्बोहाइड्रेट ही है। इन्हीं को स्टार्च भी कहते हैं। तो आप चाहे स्टार्च बोलो, कार्बोहाइड्रेट बोलो, हिंदी में इसको मंड कहते हैं, ठीक है। तो 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, पाचन कहाँ होता है, तो वो माउथ में हो जाता है, मुंह में हो जाता है। कहाँ होता है, मुख गुहा में हो जाता है, मुंह में ही हो जाता है, ठीक है, मुंह में हो जाता है। और एक बात बताएं, मुंह में प्रोटीन और फैट, मुंह में हमारे प्रोटीन और फैट, प्रोटीन और वसा, तेल का पाचन नहीं होता है, क्योंकि उसको पचाने वाले कोई एंजाइम नहीं पाए जाते। तो फिर से रिकॉल करो आप, लार क्या काम करता है, बोलने में मदद करता है, मुंह की गुहा की सफाई करता है। और लार में कुछ एंजाइम होते हैं जिसको बोलते हैं टाइलिन एंजाइम। ये क्या काम करता है, जो उसमें रोटी चावल आलू में जो माल्टोज शुगर होता है उसको ये ग्लूकोज में तोड़ देता है। ग्लूकोज थोड़ा ज्यादा मीठा लगता है, इसलिए रोटी पहले कम मीठी लगती है। 2 मिनट के बाद आप रोटी केवल अगर आप चबाइए मुंह में तो रोटी का मिठास बढ़ जाता है।
तो इस तरीके से देखते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें हैं वो 30% हमारे मुंह में ही पच जाती हैं, बाकी जो 70% बचता है वो स्टमक में और फिर नीचे जाके छोटी आंत में उसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये बात हमारी क्लियर हो गई। अब एक सवाल ये है कि बुखार के समय या इन्फेक्शन के समय खाना अच्छा क्यों नहीं लगता है? देखिए, जब किसी को बुखार या तबीयत खराब होती है तो वहां पर क्या होता है, बैक्टीरिया की एक लेयर आ जाती है। देखो यहाँ पर ऐसे, ये पूरी बैक्टीरिया यहाँ पर ऐसे ऐसे आ जाएगा। अब इसकी लेयर अगर यहाँ पर आ गई ऐसे, तो जैसे ये जो टेस्ट बड थे हमारे, जहां से लार निकल रहा था, ये टेस्ट बड सारे क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो क्लोज हो जाएगा इसे, तो निकलेगा ही नहीं। खाना यहाँ पर मान लो आपने खा लिया, अब ये खाना आया यहाँ ऐसे का वैसे रखा रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, स्वाद नहीं पता चलेगा। लेकिन इन्फेक्शन जो है पीछे कम होता है, तो इसलिए अगर जब आप बहुत कोई कड़वी चीज खाते हैं, मिर्च वाली चीजें खाते हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा एहसास होता है। लेकिन रोटी चावल दाल अगर आप खाओगे तो आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि ये सारे टेस्ट बड जो है क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। यहाँ पर एक चादर आ जाती है, इस पर ऐसे चढ़ जाती है। लेकिन जब आप दवा खा लेते हैं, एंटीबायोटिक खाते हैं, एंटीबायोटिक जब खाओगे आप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फिर धीरे धीरे ये लेयर क्या होगी, हटने लगेगी, और धीरे धीरे 2-4 दिन के बाद लेयर पूरी की पूरी साफ हो जाएगी और आपको खाना दोबारा फिर अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आज जब कभी इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं अपनी आंख दिखाओ, तो आंख दिखता है आपको ऐसे करके, या तो कहता है जीभ दिखाओ, तो अपनी टंग देखते ही बता देगा कि इन्फेक्शन कितना है यहाँ पर। ठीक है, चूंकि उसे पता चल जाएगा कि यहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या ऐसे ही आपको खाना नहीं अच्छा लग रहा है। जैसे आप बोलो मैं खाना नहीं अच्छा लगता ना, और तुरंत कहेगा आप अपनी जीभ दिखाइए, क्योंकि उस पर बैक्टीरिया की क्या आ गई है, लेयर आ गई। और एंटीबायोटिक खाओगे, दवाई खाओगे, तो 2-4 दिन में वो सब सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात किसके बारे में हो गई, हमारे जीभ के बारे में हो गई। तो कुछ जानवर जो है जीभ का इस्तेमाल दिशा के लिए भी करते हैं, सेंस ऑर्गन के लिए करते हैं, लेकिन हम लोग सिंपल सिर्फ बोलने में मदद करने के लिए करते हैं और खाने का स्वाद पता करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसको आप देखो, फिर इसमें हम नेक्स्ट चलते हैं। देखो, हम लोगों ने इतना प्रयास किया, अच्छा प्रयास किया, और लगातार प्रयास करते चले जा रहे हैं। तो आपसे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, और अगर कोई चीज समझ में नहीं आया तो उसे आप कमेंट में जरूर भेजें, लिखकर भेजें, और अपने आसपास जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनके पास शेयर भी करें, ताकि जो है हमारे जो वीडियो है आपको मिलते रहें। तो तब तक के लिए बच्चों, हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।